ओके, आज का लेक्चर सैम्पलिंग। इससे पहले हमने पढ़ा स्टडी डिजाइन। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस of selecting observations to provide an adequate description and inferences of the population. There are three elements in the sampling process, and number one is selecting the sample, number two is collecting the information, and number three making the inference about population. इसका जो एक बहुत इजी एग्जाम्पल ये है कि the word sampling, ये पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि भाई कोई सैंपल लिया, कोई पॉपुलेशन जहन में आई, उसमें से हमने कोई सैंपल ड्रॉ किया। इसमें क्या होता है, सैंपल को सिलेक्ट करना, फिर कलेक्ट करना। मतलब सिलेक्ट करने वाला ये कि आपको कितने सैंपल्स चाहिए, 10, 20, 100, 200, फिर आप कलेक्ट करें, फिर आप जाएं अपना टारगेट मुकम्मल करें कि भाई 10 चाहिए तो 10 ले लिए, 20 चाहिए तो 20 आपने कलेक्ट कर ली। फिर मेकिंग इन्फ्रेंस, उसमें से रिजल्ट ड्रॉ करें। इन्फ्रेंस का मतलब होता है रिजल्ट बनाना। अब ये इसकी पिक्चर की प्रेजेंटेशन है, देखें ये एक सैंपल है, ब्लैक कोट वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें से आपने एक को पिक कर लिया, रेड वाला देख रहे हैं तो वो सैंपल हो गया। बहुत सारे स्टार्स हैं, उसमें से कुछ स्टार्स ले लिए, वो आपका सैंपल हो गया। तो यही मिसाल है रियल लाइफ। एक्चुअली रियल लाइफ की एग्जाम्पल ये, इसको हम रियल लाइफ में पता क्या सेट करेंगे। भाई आपके पास कैटरेक्ट की ओपीडी होती है ना रोजाना, यहाँ पे रोजाना लेट सपोज 20 मरीज, मिसाल है 20 मरीज आते हैं रोजाना आपके पास। अब 20 में से आप अपना ये डिसाइड करें वो लोग जिनकी विजुअल एक्यूटी 6-9 से कम होगी आप उनको लेंगे। तो आपने एक कंडीशन लगा दी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप ये लगाएं वो लोग जो 20 साल से लेकर 40 साल वाले होंगे उनको लूंगी, दूसरी कंडीशन लगा दी आपने। अब जो 20 लोग आते हैं, क्या पता उनमें कोई एक मरीज हो जो आपके काम को, बस बाकी नहीं हो, वो आपकी इसमें कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे, तो आप क्या करेंगे, तो एक ही सैंपल लेंगे आप। तो पर डे कितना सैंपल मिला आपको, 1। आई बात समझ में, ये इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो जो 20 लोग ओपीडी में आ रहे हैं वो सब आपका सैंपल नहीं है। आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो कंडीशन लगाई है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, जो एज सेट किया, उसमें जो फॉल होगा वो आपका सैंपल है। भले वो 0 हो सकता है ना हो, रोजाना आपको सैंपल नहीं मिलते, हो सकता है किसी दिन ना मिले, आपके उस एज के ग्रुप के लोग आए नहीं, सारे हायर एज आ जाए, तो आप उस दिन सैंपल नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे। ये होती है सैंपलिंग। एक चीज है सैंपल साइज कैलकुलेशन, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई कैसे पता लगता है कि आपको 20 लेने हैं, 40 लेने हैं या 100 लेने हैं। तो वो एक कैलकुलेशन होती है, वो स्टैटिस्टिशियन करके देता है आपको फॉर्मूले से। तो अब आपको एक जहन में आ गया कि मुझे 80 सैंपल कंप्लीट करना है, दैट्स इट। वो उसने आपको बता दिया। 80 कैसे फुलफिल करना है वो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया आपको बताएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, एज ग्रुप कौन सा है, कौन से मरीज लेने हैं, नहीं लेने, किसको क्विट करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। जैसे होता है ना अदर पैथोलॉजी को एक्सक्लूड कर दें, एक टर्म बड़ा अच्छे से टर्म बोलते हैं कि कोई और मसला एक्सक्लूड कर दो, है ना, यही अदर पैथोलॉजी लिखते हैं आप लोग। तो अदर पैथोलॉजी को आइसोलेटेड कोई और मसला है ना, तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कैटरेक्ट के अलावा कुछ और मसला है, हो सकता है कैटरेक्ट साथ ग्लोकोमा हो। फिर अब आगे चले, वो आपको बता रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सैंपल। सैंपल क्या होता है, इट इज अ यूनिट दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। इट रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कंप्लीट। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे 20 की ओपीडी आपकी होती है कैटरेक्ट, उसमें से आप 2 या 1 मरीज ले रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे ले रहे हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आपके पास, कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं किनको लेना है। What is sampling distribution? It is the distribution of statistic from all possible sample of size n. If a statistic is unbiased, the mean of sampling distribution for that statistic will be equal to the population value of that statistic. अच्छा, unbiased का मतलब क्या होता है, bias का मतलब है error, ठीक। तो अनबाइस्ड का मतलब है एरर फ्री, देयर इज नो एरर, जिसमें एरर नहीं है, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अगर वो अनबाइस्ड होगा जो मतलब एरर नहीं होगा, तो वो कह रहा है जो सैंपल का मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा। अगर किसी डाटा में एरर नहीं है, गलती नहीं की आपने, तो सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन सेम होगा। अब इसकी मिसाल ऐसे कि रोजाना 20 मरीज आपके पास यहाँ आ रहे थे कैटरेक्ट के, तो आपने 20 दिन ओपीडी की, मतलब वीक में 5 डेज लगाए, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन हो गए। तो इस तरह आप 4 वीक्स होते हैं, तो आप 20 डेज लगाएं, तो महीने में 20 डेज आपने ओपीडी की, तो 20 डेज को आपने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए, 400 हो गए। 400 मरीज देखे पूरे महीने में, 400 में से आपके पास रोजाना एक मरीज मिल रहा था आपको, कभी एक कभी 2, इस तरीके से। तो आप 20 दिन के अंदर हो सकता है 20 सैंपल लें, अगर आप रोजाना एक लेते हैं तो। अगर कभी 2 मिल गए तो आपको मैक्सिमम 25-30, मतलब इतना सैंपल जमा हो जाएगा आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, उसका एक मीन निकालेंगे। ऑब्वियस बात है, जैसे आप मीन निकालते हैं, आंसर रिजल्ट होता है ना, उसमें मीन ड्रॉ करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। तो उसमें क्या होगा, 30 पेशेंट आपको मिले, जो सैंपल था आपका उसका जो मीन होगा, और जो 400 सैंपल का मीन होगा वो एक ही होगा। मीन वैल्यू क्या होती है, तमाम नंबर्स को प्लस करके टोटल से डिवाइड कर दें। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जो 400 मरीज
जब ये आपने कैलकुलेट किए पूरे महीने के पर डे 20 के हिसाब से, हर किसी का एक मीन एज होगा, जैसे 20, 30, 40, कोई 20 साल है, कोई 30 साल है, तो 400 एज होंगे आपके पास, उनका एक मीन आएगा। जब मीन कैलकुलेट करेंगे तमाम मीन्स को प्लस करके डिवाइड बाय 400 कर देंगे तो एक मीन आ जाएगा आपके पास। ये बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरह जो 30 सैंपल था उसमें भी 30 लोगों के 30 एज आपके पास होंगे, किसी के 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल, ऐसा। तो उसका मीन आप निकालेंगे और जो 400 का मीन निकालेंगे वो बराबर, सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन एक आएगा अगर डेटा में कोई एरर नहीं है, डेटा आपका अनबायस्ड है। तो इस टर्म को डिफाइन किया जाता है यहाँ पे सैम्पलिंग ब्रेकडाउन। अब देखिए हमें क्या चीज चाहिए और कैसे कैसे हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू वांट टू जर्नलाइज द थ्योरेटिकल पॉपुलेशन। किसको टारगेट करते हैं? एक पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। फिर व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस? द स्टडी पॉपुलेशन। अब होल क्या हुई, इस अस्पताल में डिफरेंट तरह के मरीज आते हैं, कैटेग्लूकोमा, वीआर और पता नहीं क्या क्या XYZ, वो आपका हो गया थ्योरेटिकल पॉपुलेशन। सही, रोजाना 100 मरीज आते हैं। फिर आप काम कर रहे हैं ग्लूकोमा में, तो ये आपका हो गया द स्टडी पॉपुलेशन। नैरो हो गए, शॉर्ट हो गए, कम हो गया। फिर हाउ कैन यू गेट द एक्सेस? द सैम्पलिंग फ्रेम। आपका सैम्पलिंग फ्रेम बन गया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, एज ग्रुप सेट कर, सब चीज सेट कर ली। फिर आपके पास ड्रॉ क्या आएगा, वो सैंपल आ जाएगा। हु इज योर स्टडी? द सैंपल। हर क्वेश्चन का एक आंसर है। तो सैंपल ड्रॉ करने के लिए आपने स्ट्रेटेजी बनाई, एक थ्योरेटिकल पॉपुलेशन बनाया, फिर उसमें स्टडी पॉपुलेशन बनाया कि किस स्टडी में आपने काम करना है, फिर सैम्पलिंग फ्रेम बनाया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, अपना इंक्लूजन सेट किया कि कौन से एज वाले लोग लेंगे, कौन से डिजीज वाले लोग लेंगे, और इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सब चीज आपने सेट किया, आपका बन गया सैम्पलिंग फ्रेम। फिर आपके पास जो ड्रॉ होके आया वो आपके पास क्या आया, सैंपल। तो ये एक ब्रेक डाउन है जिसको हम फॉलो करते हैं और हमारे पास सैंपल इस तरीके से जनरेट हो जाता है। अब देखिए सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास। अब एक होता है रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, दूसरा होता है नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो रैंडम की यानी कि प्रोबेबिलिटी की 4 टाइप्स हैं, इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी की भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट में आप देखें रैंडम में तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, एक स्ट्रैटिफाइड होता है, एक क्लस्टर होता है और एक सिस्टमैटिक होता है। ये 4 हैं, ये टाइप्स हैं रैंडम सैम्पलिंग की यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसी तरह अगर सामने देखें तो नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे कहते हैं, तो उसमें आपके पास कन्वीनियंस है, जजमेंटल है, कोटा है और स्नोबॉल सैम्पलिंग है। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स होती हैं, बट दीज आर द बेसिक मेन टाइप्स, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, जिनका इस्तेमाल भी होता है स्टडीज में। अच्छा, यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं कि भाई जो हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होती है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप रैंडम सैम्पलिंग यूज नहीं कर सकते। आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें आपको उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सैम्पलिंग कर रहे हैं आप, रैंडमाइजेशन कैसे कर रहे हैं, आप बैलेटिंग कर रहे हैं आप उसको बताएं, आप एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं आप उसको बताएं, आप रैंडम नंबर्स को यूज कर रहे हैं आप उसको डिफाइन करें, आपने कैसे रैंडमाइजेशन की उसको डिफाइन करें। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, अब डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। A probability sampling method is a method of sampling that utilizes some form of random selection. In order to have a random selection method, you must set up some process or procedure that assures that different units in your population have equal probabilities of being chosen. तो सबसे पहली एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी थी वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम बैलेटिंग कर रहे हैं। एक बॉक्स लेते हैं, 10 पेशेंट्स हैं, सबके नाम लिख के उस बॉक्स में आप रख दें और उसके बाद बैलेटिंग करें, उसमें से एक ड्रॉ करें। सबके पास इक्वल चांस है फॉर बीइंग सिलेक्शन, यानी कि उसमें बायसनेस नहीं है, अनबायस होता है वो। तो ये आपके पास अभी आएगा आगे, ये देखें। अब ये मैंने यहाँ लिख दिया दोबारा से, ये टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें पहला रैंडम सैम्पलिंग है जिसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, दूसरा स्ट्रैटिफाइड है, फिर क्लस्टर है, फिर आपके पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, देखें क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द फ्रेम आर गिवन एन इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। जैसे मैंने आपको भी बॉक्स की एग्जाम्पल दी, चर्च की एग्जाम्पल दी, इसमें लिखा हुआ है assure that each element in the population has an equal chance of being selected। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने जब चर्च बना के बॉक्स में इनपुट किया है तो अब आपको तो नहीं पता उसमें से कौन सा चर्च निकलने वाला है। तो आपने जब ड्रॉ किया तो हर एक के पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस थे ड्रॉ होने के। कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन साइज। देयरफॉर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका कि रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट भी हो सकती है और विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली करते हैं। लेकिन इसमें आपको सिंपली याद रखना है कि इसमें जो सबसे आसान मेथड है ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, वो बैलेटिंग। एक बॉक्स लेके जितने पेशेंट है या जितने लोग हैं उन सब के नेम या कोई रैंडम नंबर आप उसमें जनरेट करके डाल दें और फिर एक एक ड्रॉ करते जाएं बारी बारी। तो वो आपके पास सैंपल ड्रॉ आएगा ना, वो अनबाइस्ड सैंपल होगा।
अब देखें ये स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड में क्या, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग देयर इज सेपरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और स्ट्रेटा। ये जो स्ट्रेटिफाइड का जो वर्ड है ये स्ट्रेटा से डिवाइड हुआ है। स्ट्रेटा को इंग्लिश में आप कहते हैं ग्रुप्स, आप ग्रुप्स बनाए। देखें ये एक पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 2 स्ट्रेटा बनाए। अब किस बेसिस पे बनाए, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताएंगे कि एज वाइज बना सकते हैं, जेंडर वाइज बना सकते हैं, सिर्फ फीमेल्स पे काम करना है, मेल्स पे काम करना है, यंग एज में काम करना चाह रहे हैं, ओल्डर एज में काम करना चाह रहे हैं। फिर उसमें से आपने देखिए ये ग्रुप्स बना लिए, फिर उसमें से मजीद फिर सैम्पलिंग होती है। यानी कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी वो हर जगह इन्वॉल्व है। रैंडमाइजेशन यहाँ पे हो रही है कि अब आपने जब ग्रुप्स बना लिए, इन ग्रुप्स में से भी आपने सैम्पलिंग की तो आपके पास अलग से 2-2 लोग ड्रॉ हो गए। ये आपके पास रैंडमाइजेशन की टेक्निक्स है। इसमें हम क्या करते हैं, ये सैम्पलिंग तब यूज होती है जब हम कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं। यानी कि ये क्लस्टर वाला जो है कम्युनिटी के लिए फिक्स्ड है कि क्लस्टर्स में से भी आप एक एरिया ले लें, लाइक कराची तो बहुत बड़ा एरिया, उसमें से आप एक एरिया लें, DHA नाज़िमाबाद को एक एरिया लेकर फिर उसके डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। अभी जो सर्किल हुआ है ना यहाँ पर, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो क्लस्टर्स बने हुए, एक एरिया को लेने के बाद ये आपका पूरा क्लस्टर है नाज़िमाबाद या पूरा एक डिफेंस, फिर उसमें आपने क्लस्टर्स बनाए। ठीक है, क्लस्टर्स क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकते हैं, लाइक UC वाइज हो सकते हैं, लाइक ब्लॉक वाइज हो सकते हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक होते हैं ना, सिंपल इस तरीके से। तो फिर आप क्लस्टर्स बनाते हैं। तो ये वाली जो सैम्पलिंग है क्लस्टर, ये जब आप कम्युनिटी में काम करना चाहते हैं तो आप करते हैं। अब सिस्टमैटिक है। Systematic sampling is a type of probability sampling method in which sample members from a larger population are selected according to a random starting point and a fixed point that is a periodic interval. जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पैरो बना हुआ ना, आप देख रहे हैं, every third will be the sample। आपने 3rd नंबर वाले को लिया, फिर 3 आपने ड्रॉप कर दिए, फिर जो 7 नंबर पे है वो आपका सैंपल है, फिर नेक्स्ट 3 ड्रॉप किए, फिर तो आप बीइंग रिसर्चर आपने सिलेक्ट किया कि आपने every third लेना है। आप every fifth भी ले सकते हैं, every second भी ले सकते हैं, every fourth भी ले सकते हैं। यानी कि ये वाली सैम्पलिंग जो है आपके पास यहाँ पर हो सकती है हॉस्पिटल में। अगर आप करना चाहें तो आपके पास 20 पेशेंट बैठे हुए, आप हर तीसरे को ले लें। तो आपके पास आता है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द सैंपल्स आर गैदर्ड इन अ प्रोसेस दैट डज नॉट गिव ऑल द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। मोस्ट रिसर्चर्स आर बाउंडेड बाय टाइम, ये आप लोग जो काम करते हैं, बाय टाइम, मनी, वर्कफोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रैंडमली सैंपल द एंटायर पॉपुलेशन एंड इट इज ऑफन नेसेसरी टू एम्प्लॉय अनदर सैम्पलिंग टेक्निक दैट द नॉन प्रोबेबिलिटी वन। इसीलिए हॉस्पिटल में आपके पास टाइम बाउंड है, आप रिसर्च कर रहे हैं, फाइनेंस का इशू है, तो उसके बाद वर्क फोर्स है, आपको भाई एक टाइम लिमिट दे दिया कि भाई 2 महीने में सैंपल करना है आपको पूरा, तो आपको हर तरीके से बाउंड किया जा रहा है। तो अब आपके पास रैंडम सैम्पलिंग का जवाब ही नहीं बन सकता कि आप रैंडम सैम्पलिंग करें। अब इसकी वो 4 टाइप्स आ गई, फिर कन्वीनियंस, जजमेंटल को आप पर्पसिव भी कहते हैं, फिर कोटा है और फिर स्नोबॉल। ये 4 टाइप्स हैं, मेन जो कोर बेसिक टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं रिसर्चेस में, ये वो टाइप्स हैं। अब कन्वीनियंस की डेफिनेशन देखें। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी हैव अ कन्वीनियंस सैंपल व्हिच इज मेड अप ऑफ पीपल हु आर इजी टू फाइंड और who are conveniently और readily available। आप किसी के पास जाते हैं, उससे कंसेंट लेते हैं, उससे पूछते हैं सर आपके 5 मिनट चाहिए, आप दे सकते हैं? उन्होंने कहा जी मैं दे सकता हूँ। अच्छा, आपको कैटरेक्ट में काम करना था, आप कैटरेक्ट में खड़े होकर उससे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफाई हो गए ना मजीद, और फिर उससे इजाजत भी ली, उसने कहा ठीक है। तो अब उसने कह दिया, अब आपने क्या किया, who are easy to find, आपको कैटरेक्ट क्लिनिक में इजीली वो मिल गए। फिर who are conveniently, और मतलब उससे आपने पूछा, उसने यस कह दिया। अब वो नो कहेगा तो ऑब्वियसली बात है, आप उसे कंसेंट नहीं दे रहे तो आप सवाल कर ही नहीं सकते। इसलिए इसमें क्या आसानी है, रिसर्चर के लिए आसानी है। सैंपल्स आर सेलेक्टेड बिकॉज दे आर एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। फिर सब्जेक्ट्स आर चूजन सिंपली बिकॉज दे आर इजीली टू रिक्रूट। ये सारे वो एग्जांपल्स हैं, इसके पॉइंट्स दिए हुए। दिस टेक्निक इज कंसीडर्ड इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि आपको आपके मकसद के अगर 4 मरीज चाहिए ओपीडी से, तो वो आप इजीली, इसमें ये भी होता है कि रिसर्चर की कन्वीनियंस है। अब उसमें ये होता है कि आपको एक पॉपुलेशन समझ में आ रही है, आप वहां जाके सैम्पलिंग करें, ठीक है। अच्छा, ये हो गई कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड है जजमेंटल, जिसके हम पर्पसिव भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड द रिसर्चर सिलेक्ट्स यूनिट्स टू बी सैंपल्ड बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड प्रोफेशनल जजमेंट। व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग द यूनिट्स, दैट इज केसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट, पीसेस ऑफ डेटा दैट आर टू बी स्टडीड। और इसकी सेकंड एग्जांपल क्या है, अ पर्पसिव सैंपल इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल दैट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। पर्पसिव सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज जजमेंटल और सिलेक्टिव। इसमें जो मजे की चीज है ना वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो आपको बताता है कि आपने किसको लेना है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव में आप एज बाउंड कर दें, 20 साल से लेकर 30 साल वाले लोग, या 20 साल से लेकर 40 साल, ये पहली हो गई। फिर दूसरी क्या है कि उसको सिर्फ एक ही मसला हो, आई का कोई और मसला ना हो और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। फिर उसमें आप और देख लेंगे उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री ना हो, उसको ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, उसको मतलब आप बाउंड किए जा रहे हैं अपने आप को। फिर उसका थर्ड सैंपल है कोटा सैम्पलिंग, a sampling method of gathering representative data from a group as
as opposed to random sampling, quota sampling requires individuals that are chosen out of a specific subgroup. इसकी एग्जाम्पल मैं लिखी यहाँ पर, a researcher might ask for a sample of 100 females or 100 individuals aged between 20 to 30. अच्छा, इसमें ये होता है, ये इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि ये पर्पसिव से भी एक क्लास आगे। पर्पसिव में तो आप एक बाउंड थे, लेकिन इसमें और ज्यादा बाउंड होना पड़ता है, यानी कि जो आप एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में बाउंड करते जाएं अपने आप को, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी की लास्ट टाइप है, ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ पर्टिकुलरली एप्रोप्रिएट व्हेन द पॉपुलेशन यू आर इंटरेस्टेड इज in hidden or hard to reach. इसकी एग्जाम्पल है, these includes populations such as drug addicts, homeless people, individual with AIDS, HIV, prostitutes and so forth. यानी कि ये वो लोग हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग उसमें होती है। अब लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं, जैसे किसी को एड्स है, तो एड्स का एक पेशेंट आपको मिल गया किसी के लिंक से, किसी के रेफरेंस से, किसी ने बता दिया या कहीं से भी एक्सपोजर, तो अब उसमें ये होता है कि आप उससे इंक्वायरी करते हैं कि आपकी फैमिली में कोई है, कि आपके गैदरिंग में, आपके फ्रेंड्स में। तो अभी जो चेन देखना, चेन बनी हुई है, आपको कोई एक बंदा मिला था, आपने उससे पूछा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, तो अब वो आपको बता रहा है, शायद उसने कभी किसी को देखा हो या जो भी है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब ट्री आपकी बढ़ती जा रही है, एक बंदे से आप फिर ट्री बना रहे हैं। जैसे वो ड्रग एडिक्ट्स का लिखा हुआ है, अब जो कोई ड्रग लेता है तो उसको पता होगा कि दूसरा कोई उसका दोस्त है या कोई ड्रग लेता है, तो वो आपको बताएगा। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है। कुछ टाइप्स है स्नोबॉल सैम्पलिंग की, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग है, फिर एक्सपोनेंशियल है, और फिर इसकी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन ये मेडिकल स्टडीज में यूज नहीं होता। ये मैंने वैसी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए डाल दिया था। देख रहे हैं ये ट्रीज और ये ट्रीज का डिफरेंस देख रहे हैं, लीनियर जा रहा है, इसमें ट्रीज बढ़ रही हैं, इसमें वन साइड से जा रहा है, वन पे स्टॉप हो जा रहा है। तो ये टाइप्स होती है, ये हम लोग जब प्योर स्टैट्स में काम करते हैं तो फिर ये यूज करते हैं। ये वैसे ये बायो स्टैट्स में यूज नहीं होता, लेकिन आई जस्ट आपको एक पिक्चर दिखा दूं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बस ये आखिरी स्लाइड थी।